अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैं कोठरी से निकलकर खुली फिजा में आया तो बड़ा अच्छा लगा। दिन काफ़ी निकल चुका था। शाह साहब मुझे एक दूसरी कोठरी में ले आए जिसका फर्श पक्का और छत भी ऊंची थी। अंदर एक पलंग बिछा था, दो तीन कुर्सियां और छोटी चारपाई भी थी। यहाँ मैंने उनके साथ हलवे पूड़ी का नाश्ता किया। नाश्ते पर वो हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत जार की बातें करते हुए कहने लगे, यहाँ वो बात नहीं है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ करती थी। अंग्रेज़ों के ज़माने में तो हम मुसलमान हिंदुओं के साथ बराबर की हैसियत रखते थे, मगर अब यहाँ हिंदुओं के गुलाम हैं। हम चाहे कुछ कर लें, भारत की हुकूमत हमें हमेशा शक की निगाह से देखेगी। वो हिंदुस्तान के हर मुसलमान को पाकिस्तान का जासूस समझती है। तुम पाकिस्तान के मुसलमान हर लिहाज से खुश नसीब हो। तुम एक आज़ाद मुल्क में रहते हो, तुम्हारी अपनी हुकूमत है। हाँ, कैसी भी हुकूमत है, मगर तुम्हारी अपनी हुकूमत है। तुम इस्लाम के रास्ते पर चलकर ज़िंदगी बसर कर सकते हो। यहाँ मुसलमानों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। हालांकि सरकारी ओहदे सिर्फ हिंदू के लिए वक्फ हैं। मुसलमान लड़का चाहे कितना ही लायक क्यों न हो, उसे कोई नहीं पूछता। नौकरी दी भी जाती है तो घटिया दर्जे की नौकरी दी जाती है। हम भारत के मुसलमान तो हमेशा पाकिस्तान की खैर सुगाली की दुआएं मांगते रहते हैं। पाकिस्तान की वजह से थोड़ी बहुत हमारी भी यहाँ इज्जत बन जाती है। नाश्ते के बाद सैयद साहब कहने लगे, मैंने चाय के लिए कह दिया है, चाय पर असली बातें करेंगे। मैंने उनसे पुलिस के बारे में पूछा कि बाहर अब कोई ख़तरा तो नहीं है। सैयद साहब बोले, मेरे अजीज, यहाँ कुछ पता नहीं है कि बाहर जो मलंग बैठे हैं उनमें से कोई खुफिया पुलिस वाला है। एक मलंग पर मुझे शक था क्योंकि उसकी शिकल नई नहीं थी। वो चला गया है, इसलिए फ़िलहाल तो कोई ख़तरा नहीं। मैंने कहा, यहाँ का थानेदार क्या नाम था उसका? शर्मा जी। हाँ, वो तो आपको मेरे बात परेशान नहीं करेगा। सैयद साहब सर को हल्का सा झटक कर बोले, हम चाहे कुछ कर लें, ये इंडियन पुलिस वाले कभी किसी मुसलमान पर एतबार नहीं करते। वो हमें भी पाकिस्तान का जासूस ही समझते हैं। हालांकि तुमने खुद देख लिया है कि हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन शर्मा थानेदार को कभी यकीन नहीं आ सकता। हम भी उनकी ज़्यादा परवाह नहीं करते, और फिर कभी ऐसा हुआ भी नहीं कि तुम्हारी तरह से कोई पाकिस्तानी यहाँ आया और हमें उसे छुपाना पड़ जाए। मेरे बड़े भाई यानी बड़े शाह साहब हुआ करते थे, तो उनसे मिलने कभी कभार वही कमांडो मुजाहिद साहब ज़िला होशंगाबाद के जंगलों से निकल कर आया करते थे। उन दिनों अमृतसर का एक सिख थानेदार होता था। एक बार वो उनकी बू लेता यहाँ आ गया था और बड़े शाह साहब से उसकी बाबत पूछ-गुछ की थी, मगर बड़े शाह साहब ने सिख थानेदार की खूब खबर ली थी और उसे यह कहकर मज़ार से निकाल दिया था कि अगर अब तुम यहाँ आए तो मैं दिल्ली सीधा पंडित नेहरू की बेटी से जाकर तुम्हारी शिकायत करूँगा। बस इसके बाद यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं आया। इतने में एक लड़का चाय लेकर आ गया। चाय का दौर चलने लगा। लड़का चला गया तो सैयद साहब कहने लगे, तुम्हारी बात और है मियाँ, तुम पाकिस्तानी जासूस नहीं हो। अगर जासूस होते भी तो खुदा की कसम हम तुम्हें अपने सीने से लगा लेते। पाकिस्तान के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है, मगर तुम एक बुलंद तरीन मकसद लेकर यहाँ आए हो। अगर तुम्हारे पासपोर्ट पर अमृतसर का वीज़ा भी लगा होता तो शायद तुम्हें इतनी परेशानी न उठानी पड़ती, मगर चूंकि तुम्हारे पास दिल्ली का ही वीज़ा था और तुम वहाँ से छुप कर यहाँ आए हो, इसलिए कुदरती बात है कि तुम्हारे पीछे खुफिया पुलिस लग गई, क्योंकि दिल्ली दारुल हुकूमत है। जो पाकिस्तानी दिल्ली का वीज़ा लगवा कर आते हैं, पुलिस उनकी निगरानी करती रहती है। अगर कोई पाकिस्तानी दिल्ली से बाहर किसी शहर का रुख करे तो फिर वो उसे जासूस समझकर उसके पीछे लग जाती है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ था, मगर तुम फिक्र न करो, यहाँ अब तुम्हें परेशान करने कोई पुलिस वाला नहीं आने वाला। मैंने मतलब की बात शुरू करते हुए कहा, मुझे ये बताइए कि मैं मुजाहिद कमांडो कमाल शाह साहब के पास किस तरह पहुँच सकता हूँ। सैयद साहब कहने लगे, मैं तुम्हें हरदा ज़िला होशंगाबाद तक पहुँचने का रास्ता तो बता दूंगा, मगर उसके आगे तुम्हें खुद कमाल शाह साहब को तलाश करना होगा। मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि हरदा से कोई 10-11 मील दूर दरियाए नर्मदा के किनारे साबिक रियासत इंदौर की हदूद में गोइत नाम का एक गाँव है। बस यहीं से वो जंगल शुरू होता है जिसके अंदर कहीं कमाल शाह साहब ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। हमने सुना है कि वहाँ वो खास खास कश्मीरी हुर्रियत परस्तों को कमांडो की ट्रेनिंग देते हैं। मैं कुछ पूछने ही वाला था कि बाहर से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दिया। सैयद साहब जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़े। बाहर कोई औरत आई थी। सैयद साहब बाहर निकलकर औरत से कुछ देर बातें करते रहे, फिर अंदर आकर दरवाज़ा बंद करके मेरे पास बैठ गया। मैंने पूछा, हरदा शहर जिसका आपने नाम लिया है,
ये कहाँ पर है और यहाँ जाने के लिए मुझे कौन सी रेलगाड़ी पकड़नी होगी? सैयद साहब ने कहा, मियाँ तुम हिंदुस्तान में बिल्कुल नए नए हो। अब तुम्हें क्या बताऊं कि मध्य प्रदेश कहाँ है और भोपाल और मुंबई का नाम तो तूने ज़रूर सुना होगा। मैंने ये नाम पाकिस्तान में अखबारों और रिसालों में पढ़े हुए थे। मैंने कहा, नाम ज़रूर सुने हैं मगर मालूम नहीं कि ये शहर कहाँ पर वाक़ हैं। सैयद साहब कहने लगे, यहाँ से आदमी मुंबई जाए तो मुंबई भोपाल लाइन पर एक शहर आता है जिसका नाम हरदा है। यह ज़िला होशंगाबाद का बड़ा अहम शहर है और अनाज की बड़ी मंडी है। यहाँ पैसेंजर ट्रेन भी ठहरती है और एक्सप्रेस ट्रेन शायद थोड़ी देर के लिए रुकती है। बस तुम्हें वहीं जाना होगा। अमृतसर से तुम्हें हरदा का टिकट मिल जाएगा। मैं अपना आदमी तुम्हारे साथ कर दूंगा, वो खुद तुम्हें गाड़ी में बिठा आएगा। आगे तुम्हें खुद एहतियात से काम लेना होगा। मैंने अभी तक सैयद साहब को अपने वाले साहब की दूसरी वसीयत के बारे में नहीं बताया था कि मेरी छोटी बहन को सिख गुंडे ने फसादात में शहीद कर दिया था और वो अपनी बेटी की लाश खेतों में जिस जगह छोड़कर मेरे साथ भागा था, मुझे वहां जाकर फातिहा भी पढ़ना है और अपनी शहीद बहन की रूह से वाले साहब की तरफ से माफ़ी भी मांगनी है। जब मैंने उन्हें इस बारे में बताया तो वो बोले, ये बड़ा जज्बाती सा काम तुम्हारे वाले साहब ने तुम्हारे सपुर्द किया है। तुम्हारे पीछे पहले ही खुफिया पुलिस लगी हुई है। तुम कहाँ खेतों में वो जगह तलाश करते फिरोगे? 12 साल गुजर गए हैं इस बात को। मालूम नहीं अब वहाँ खेत होंगे कि कोई बिल्डिंग बन गई होगी। सैयद साहब कुछ तजब्जुब में पड़ गया। सार हिलाकर बोले, मैंने कहा, यह मेरे वाले साहब की वसीयत थी। मैं हर हालत में उनकी वसीयत को पूरा करना चाहता हूँ। अमृतसर शहर के इर्द गिर्द का सारा इलाका मेरा जाना पहचाना है। जब पाकिस्तान बना तो मुझे उस वक्त काफ़ी होश था। मैं वो जगह पहचान लूँगा जहाँ मेरे मियाँ जी ने मेरी बहन की लाश को ज़मीन पर रख दिया था। मैं उस वक्त उनके साथ था। बरखुरदार मैं तुम्हें खुद वहाँ जाने का मशवरा नहीं दूंगा। आगे तुम्हारी मर्जी है, जो चाहे करो। मैंने कहा, मैं शाम के वक्त जब अंधेरा हो जाएगा तो वहाँ जाऊँगा। मुझे वो जगह याद है, करीबी रेलवे फाटक था और अमृतसर शहर के शरीफपुरे की आबादी शुरू हो जाती थी। सैयद साहब कहने लगे, अब शरीफपुरे का नाम सिखों ने सिंहपुरा रख दिया है। ठीक है, अगर तुमने इरादा कर ही लिया है तो फिर आज शाम को वहाँ चले जाना। लेकिन एक बात का तुम्हें मुझे यकीन दिलाना होगा। फरमाइए, मैंने पूछा। सैयद साहब ने कहा, अगर खुदा न करे तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया तो पूछगछ के वक्त हमारा नाम ना लेना। मैंने कहा, आप यकीन रखें, पुलिस मुझ पर कैसा भी तशद्दुद क्यों ना करे, मेरी ज़बान पर आपका नाम नहीं आएगा। सैयद साहब का चेहरा बता रहा था कि उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया। सर को हिलाते हुए बोले, भैया तुम यहाँ की पुलिस के तशद्दुद से वाकिफ़ नहीं हो, खुदा ना करे। और वो सर झुकाए उठकर चले गए। दोपहर तक मैं उस कमरे में रहा। फिर सैयद साहब आ गया। कहने लगे, जितना कुछ मैंने अपने तौर पर पता कराया है उससे तो यही ज़ाहिर होता है कि अमृतसर पुलिस को यकीन हो गया है कि तुम अमृतसर से निकल चुके हो। अब ऐसा है कि मैं चाहता हूँ ये काम तुम आज शाम ही कर लो, मगर तुम्हारा अकेले ही जाना बेहतर होगा। मैं सूरज गरूब होने तक वहीं उस कमरे में रहा। जब सूरज डूब गया, शाम का हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा, तो मैं सैयद साहब को बताकर मज़ार से निकल खड़ा हुआ। मैं जीन्स और जैकेट वाले लिबास में ही था। मज़ार वाले मैदान को पार करने के बाद मैं गंदे नाले के साथ साथ चलने लगा। मुझे मालूम था कि यह नाला आगे किस तरफ जाता है। उस नाले ने मुझे जीटी रोड पर पहुंचा दिया। अभी इतना अंधेरा नहीं हुआ था, सड़कों पर ट्रैफिक जारी थी। मैं जीटी रोड पर रामतलाई तक चलता गया। यहाँ से मैं बाएं जानब रेलवे फाटक की तरफ हो गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई खुफिया पुलिस वाला मेरा ताकुब नहीं कर रहा था। रेलवे फाटक पर आकर मैंने सामने की जानब देखा, जिधर आगे जाकर मझेड़ जाने वाली रेलवे लाइन जाती थी। यहाँ खेतों की एक तकून सी बनी हुई थी। हैरत की बात है कि यहाँ अभी तक खेत ही थे, कोई नई बस्ती नहीं बनी थी। मैं यादाश्त के सहारे उन खेतों में आ गया। चलते चलते उस मकाम पर पहुंचा जहाँ से मेरे बाप ने मुझे और मेरी छोटी बहन कलसुम का बाजू पकड़कर रेलवे लाइन पार की थी। आगे जो छोटी सी कच्ची मस्जिद हुआ करती थी वो अब वहाँ नहीं थी। अमरूदों के बाग भी वैसे के वैसे ही थे। आगे वो खेत आ गया जहाँ मेरा बाप हमें लेकर भागा था और सामने से एक घुड़सवार सी घोड़ा दौड़ाता आया था और उसने मेरी बहन की गर्दन पर तलवार का वार किया था। यहाँ से मेरा बाप मेरी जख्मी बहन को उठाकर खेतों में भागता हुआ चला गया था। मैं रोता हुआ उसके साथ साथ भाग रहा था। मैं एक जगह रुक गया। मैं अपने जहन पर जोर डालकर सोचने लगा कि क्या यही वो जगह है
जहाँ मेरी प्यारी बहन की लाश हम छोड़ गए थे। पूरा यकीन नहीं आ रहा था। मैं कुछ कयास कर रहा था, कुछ अंदाजा लगा रहा था। शाम का अंधेरा भी गहरा हो गया था। खेतों पर रात के अव्वली अंधेरे की चादर सी फैलने लगी थी। अचानक मुझे चंबेली के फूलों की हल्की सी महक आई। मैंने कोई ख्याल न किया। मैंने सोचा हो सकता है इधर उधर किसी खेत में चंबेली लगी हो और ये उसके फूलों की खुशबू हो हवा के साथ इधर आ गई हो। मैंने दूसरे खेत में जाने के लिए कदम उठाया तो चंबेली की खुशबू तेज हो गई। बिल्कुल इस तरह लगने लगा जैसे किसी ने चंबेली के फूल मेरे चेहरे के करीब कर दिए हों। एकदम से मुझे याद आ गया कि मेरी छोटी बहन कलसूम बालों में चंबेली का तेल लगाया करती थी। मैं वहीं साकत सा हो गया। चंबेली की खुशबू पहले से ज्यादा तेज हो गई थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी शहीद बहन की रूह मेरे पास खड़ी है। मेरी आंखों में आंसू है। यकीनन यही वो जगह थी जहां हम कलसूम की लाश को छोड़कर चले गए थे। मैंने दोनों हाथ उठाकर फातिहा पढ़ी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने बुलंद आवाज में कहा, कलसूम। मियाँ जी ने कहा था मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी मैयत बेगौरों कफन छोड़ आया था। मेरी बहन मुझे भी माफ कर देना। और मैं रोते रोते वहीं खेत में बैठ गया और मट्टी को हाथ लगाकर अपने हाथ को बार बार चूमने और अपनी शहीद बहन से माफिया मांगने लगा। मैं देर तक खेत में बैठा दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे रोता रहा। जब मेरा गम कुछ हल्का हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता चलता खेत से बाहर निकल आया। उस वक्त चारों तरफ रात का अंधेरा फैल चुका था। मैंने महसूस किया कि चंबेली की खुशबू मेरे साथ साथ आ रही थी। जब मैं रेलवे फाटक पर पहुंचा तो चंबेली की खुशबू पहले से हल्की हो गई। मैं जीटी रोड पर आया तो चंबेली की खुशबू मुझसे जुदा हो गई थी। अपने शहीद बहन को याद करके मेरी आंखों में एक बार फिर आंसू आ गया। मैंने रुक कर पीछे देखा। पीछे अंधेरे में टहनियों के दरख्तों के हवले नजर आ रहे थे। मैंने उधर मुंह करके कहा, अलविदा मेरी बहन, अब हशर के रोज मुलाकात होगी। जिस वक्त मैं मज़ार पर वापस आया तो मज़ार की बत्तियां रोशन थीं। सैयद साहब मज़ार के बाहर एक तरफ बेचैनी से टहलते नजर आए। मुझे देखकर जल्दी से मेरे पास आए और सख्त नाराज होकर बोले, तुमने कमाल कर दिया, इतनी देर लगा दी। मैं तो सख्त परेशान हो गया था। जल्दी से पीछे क्वार्टर वाली कोठरी में चले जाओ। तुम्हारे पीछे कोई लगा हुआ तो नहीं है? मैंने कहा, मेरा नहीं ख्याल के पीछे कोई लगा हो। खुदा के वास्ते जल्दी से अंदर जाओ, मैं आता हूँ। ये कहकर सैयद साहब मज़ार के अंदर चले गए। मैं दूसरी तरफ वाले धरीक के दरख्तों में से गुजर कर अगबी क्वार्टरनुमा कोठड़ी में आ गया जिसका दरवाज़ा खुला था। थोड़ी देर बाद सैयद साहब भी आ गया। उन्होंने वास्कर की जेब से रेलगाड़ी का जर्द रंग का एक टिकट निकाल कर मुझे दिया और कहने लगे, ये अमृतसर से हरदा स्टेशन तक का रेलगाड़ी का टिकट है। ये थर्ड क्लास का टिकट है। गाड़ी रात को 9:40 पर अमृतसर से रवाना होती है। तुम आज रात ही यहाँ से निकल जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ हम भी किसी मुसीबत में फंस जाएं। मैंने टिकट लेकर जेब में रख लिया और सैयद साहब को शुक्रिया अदा किया। उन्होंने दूसरी जेब में हाथ डालकर अपना बटुआ निकाला, उसे खोला और उसमें से इंडियन करेंसी के 10-10 के 6 नोट निकाल कर मुझे दिए और कहा कि काश मैं इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। इसे मेरी जानिब से नज़र समझ कर कबूल कर लेना। मैंने कहा, शाहजी, मेरे पास इंडियन करेंसी मौजूद है, आप जहमत न करें। मगर सैयद साहब ने रुपए वापस लेने से इनकार कर दिया। कहने लगा कि इस वक्त 7:30 बजे हैं, अभी ट्रेन में काफ़ी टाइम है। मैंने खाना मंगवाया है, खाना मेरे साथ खा कर जाना। मैंने पूछा कि ट्रेन हरदा स्टेशन पर किस वक्त पहुंचेगी। सैयद साहब ने कहा, यह बड़ा लंबा सफ़र है मेरे अजीज़, बस तुम डब्बे के किसी कोने में बैठ जाना। जब आज की रात और कल की रात भी ट्रेन में गुजर जाए तो किसी मुसाफिर से पूछ लेना कि भोपाल कितनी दूर है। भोपाल के बाद होशंगाबाद का स्टेशन आएगा, इसके बाद हरदा का छोटा स्टेशन आएगा, बस वहीं उतर जाना। फिर उन्होंने जेब से छोटी सी नोटबुक निकाल कर खोली, उसमें से किसी का नाम पढ़ा और नोटबुक बंद करके जेब में रखी और मुझे कहा, हरदा जाकर एक शख्स से मिल लेना, वह मुजाहिद कमांडो कमाल शाह का ठिकाना तुम्हें बता देगा। ये आदमी 2-1 बार कमाल शाह कमांडो के साथ यहाँ भी आ चुका है। उसके आगे मेरा नाम लेना, हरगिज़ किसी और से कमाल शाह कमांडो का जिक्र न करना। मैंने सैयद साहब को यकीन दिलाया कि मैं कमाल शाह का नाम किसी के आगे नहीं लूँगा। सैयद साहब कहने लगे, उस शख्स का नाम है, मगर मैं आपको उस शख्स का नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि वो आज भी जिंदा है। मैं अमृतसर का पता भी आपको नहीं बताऊँगा जो सैयद साहब ने मुझे बताया था।
इस तरह उस शख्स को नुकसान पहुंचने का शदीद खतरा लाहिक हो सकता है। मैं उस शख्स का फर्जी नाम जमील रख लेता हूँ। सैयद साहब ने मुझे जमील का पूरा एड्रेस भी बता दिया और कहा दुनियावी अखलाक के एतबार से जमील की शोहरत अच्छी नहीं है। वो बदमाश टाइप आदमी है, मगर पाकिस्तान का सच्चा आशिक है और कश्मीर के जिहाद में भी हिस्सा ले चुका है। हो सकता है वो तुम्हें खुद लेकर कमांडो कमाल शाह के पास न जाए, मगर तुम्हें उसका ठिकाना बता देगा। मैंने सैयद साहब से कहा कि मुझे जमील का नाम और पता लिख दें। उन्होंने कहा नहीं, तुम दुश्मन मुल्क में हो और तुम्हारे पास हरदा भोपाल वगैरह का वीज़ा नहीं है। तुम जमील का नाम पता अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। मैं अपने जहन में जमील का नाम और उसका एड्रेस दोहराने लगा। मुझे सब याद हो गया। इतने में खाना आ गया। मैंने सैयद साहब के साथ खाना खाया। इतनी देर में रात के 8:45 बज गए। सैयद साहब बोले, अपना पासपोर्ट संभाल कर रखना, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है। अगर रास्ते में कोई पूछ भी ले तो कह देना कि मैंने दिल्ली का वीज़ा लगवाया था, मगर भोपाल की सैर करने आ गया हूँ। इससे ज़्यादा और कोई बात ना करना। अब तुम यहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन पर चले जाओ। मुंबई जाने वाली गाड़ी यहीं से तैयार होती है। कुली से पूछ लेना, यह ट्रेन किसी न किसी प्लेटफार्म पर एक तरफ खड़ी होगी। मुसाफिर भी बैठे होंगे। तुम भी थर्ड क्लास के डब्बे में किसी कोने में दबे कर बैठ जाना और ज़्यादा बाहर न फिरना। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या मुझे अमृतसर का स्टेशन का रास्ता मालूम है? मैंने कहा, जी हाँ, जब मैं छठी जमात में पढ़ता था तो अपने वाले साहब के साथ यहीं से गाड़ी में बैठ कर लाहौर जाया करता था। बस ठीक है, लो फिर खुदा हाफिज। मैं पहले निकल जाता हूँ। तुम कोठड़ी से निकलकर पिछली तरफ से ग्राउंड पार करके सीढ़ियों वाले पुल की तरफ चले जाना। सैयद साहब ने मुझे गले लगाया, फिर मुसाफिर किया और खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल गया। उनके जाने के 2 मिनट बाद मैं भी कोठड़ी से निकलकर मज़ार के पीछे जो दरख्त है उनके दरमियान से होता हुआ ग्राउंड में आ गया। ग्राउंड के आगे रेलवे लाइन की ऊंची दीवार थी। जरा आगे सीढ़ियों वाला पुल था जो रेलवे यार्ड के ऊपर बना हुआ था। ये सारे रास्ते मेरे जाने पहचाने थे। जब मैं ग्राउंड में से रात के अंधेरे में से गुजर रहा था तो मैंने महसूस किया कि कोई शख्स मेरा पीछा कर रहा है। एक जगह रुककर मैंने पीछे देखा, मगर मुझे कोई आदमी दिखाई नहीं दिया था। लेकिन हकीकत यह थी कि एक आदमी मेरा ताक़ुब कर रहा था। रात के 8:45 का वक्त था। अमृतसर शहर में कोई इतनी ज़्यादा रोशनियाँ नहीं थीं। रेलवे लाइन पर सिग्नल की सुर्ख सब्ज बत्तियाँ नजर आती थीं। दाएं जाने मकानों में रोशनी थी। सड़क पर काफ़ी फासले पर स्ट्रीट लैंप रोशन थे। सीढ़ियों वाला रेलवे का पुल मुझसे थोड़ी ही दूर रह गया था। मैं सड़क पार करके पुल की तरफ बढ़ा तो अचानक किसी ने पीछे से मेरे बाजू को पकड़कर पंजाबी में पूछा कि मैं किधर जा रहा हूँ। एक लम्हे के लिए मेरा जिस्म खौफ के मारे बेजान सा हो गया। वो आदमी अब मेरे सामने आ गया तो ये वो हिंदू नहीं था जो इससे पहले मेरे ख्याल के मुताबिक दिल्ली से मेरा पीछा कर रहा था और जिसने मुझे गिरफ्तार कराने के लिए मज़ार पर छापा भी डलवाया था। ये आदमी भी हिंदू या सिख नहीं था, मगर जवान और अच्छे डेल डोल वाला था। तंग हिंदवाना पजामा और कुर्ता पहना हुआ था, ऊपर सदरी पहन रखी थी। उसका एक हाथ सदरी की जेब में था। मैंने घबराहट पर बहुत हद तक काबू पा लिया था। मैंने भी पंजाबी में बड़े एतमाद से कहा, घर जा रहा हूँ। कहाँ है तुम्हारा घर? वो मेरे बिल्कुल सामने था। उसने मेरा एक बाजू अभी तक अपने गिरफ्त में ले रखा था। मैंने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम मेरा बाजू तो छोड़ो, रहा सिनेमा के पास है मेरा घर। वो शख्स बड़ी यारी से मुस्कुरा रहा था। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने फौरन कहा, मोहन चांद। मोहन चांद नाम का एक हिंदू लड़का मजेठ के स्कूल में मेरे साथ पढ़ा करता था। उस वक्त अचानक मुझे उसका नाम याद आ गया था। उस आदमी ने एक हाथ से मेरा बाजू पकड़े रखा, दूसरा हाथ जो उसकी सदरी में था उसने बाहर निकाला तो उसमें एक पिस्तौल था। कहने लगा, तुम्हें मेरे साथ थाने चलना होगा, वहाँ तुम अपना असली पाकिस्तानी नाम बताओगे। मेरे जिस्म में सर्द लहर सी दौड़ गई। थाने जाने का मतलब यह था कि पुलिस को मालूम हो जाता कि मैं पाकिस्तानी हूँ। पासपोर्ट पर दिल्ली का वीज़ा लगा था, मगर मैं गैर कानूनी तौर पर अमृतसर आ गया हूँ। पुलिस ने ज़ाहिर है मुझे पाकिस्तानी जासूस समझकर गिरफ्तार कर लेना था और फिर मुझ पर तशद्दुद और अज़ीतों का एक नाकाबिल ख़त्म सिलसिला शुरू हो जाता। एक सेकंड में मुझे अपने मकासद और उम्मीदों के महल मसमार होते नजर आए। एक बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि मैं इस शख्स से बच नहीं सकता था। वो खुफिया पुलिस का आदमी था और पुलिस मेरी तलाश में मज़ार पर पहले भी छापा मार चुकी थी। अब मैं उसके शिकंजे में जकड़ा जा चुका था। मैंने इसके बावजूद आखिरी कोशिश के तौर पर
उसे समझाने की कोशिश की कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मेरा नाम मोहन चंद है, वगैरह वगैरह, मगर उस पर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने पिस्तौल वाला हाथ सदरी की जेब में डाल लिया और बोला, मेरा निशाना बड़ा पक्का है, तुमने भागने की कोशिश की तो मेरे पिस्तौल की गोली तुम्हें वहीं सड़क पर गिरा देगी, चुपचाप मेरे साथ थाने चल पड़ो। वो मेरा बाजू पकड़कर मुझे अपने साथ चलाने लगा। उसका रुख हाल बाजार की तरफ था। मैं समझ गया कि वो मुझे कोतवाली ले जा रहा है। कोतवाली का थाना हाल बाजार के आखिरी सिरे पर था। पाकिस्तान बनने से पहले जब कभी मैं अपने मियाँ जी के साथ अमृतसर आता तो कोतवाली के करीब से कई बार गुजरा था। मुझे ये भी पता था कि हाल बाजार में 2 मस्जिदें भी हैं, मगर ज़ाहिर है पाकिस्तान बन जाने के बाद और मुसलमानों के अमृतसर शहर खाली कर देने के बाद ये मस्जिदें वीरान हो गई थीं। मैं उस खुफिया पुलिस वाले के शिकंजे में जकड़ा हुआ उसके साथ साथ चल रहा था। हम लाल गेट के नीचे से गुजरकर हाल बाजार में आ गए। मैंने दिल में पक्का फैसला कर लिया था कि एक बार तो फरार होने की कोशिश ज़रूर करूंगा, चाहे गोली लगने से जख्मी क्यों न हो जाऊं। यह भी हो सकता था कि यह शख्स फायर करे और गोली मुझे न लगे। रात का वक्त है, मैं अंधेरे में किसी न किसी तरफ निकल सकता हूँ। हाल बाजार में सीखा जा रहे थे, दुकानें खुली थीं, कुछ दुकानें बंद हो चुकी थीं। हम मस्जिद खैरुद्दीन से गुजर गए। इसके आगे गोल हट्टी वाला चौक आता था। मुझे याद था कि यहाँ एक बाजार रामबाग की तरफ निकलता है। उस बाजार में तवाइफें बैठती थीं, मुजरा भी होता था। मैं अपने वाले साहब के साथ उस बाजार में से भी 2-3 बार गुजरा था, क्योंकि वहाँ आटे दाल और परचून की दुकानें भी थीं। मैंने दिल में तय कर लिया कि जैसे ही गोल हट्टी वाला चौक आएगा मैं रामबाग की तरफ दौड़ पड़ूंगा। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि थाने पहुंचने के बाद मेरी और मेरे मिशन की मौज यकीनी थी। मुझे हर हालत में अपनी जान बचाने के लिए जान की बाजी लगानी थी। मैंने दूर से देखा, चौक में गोल हट्टी खुली थी। ये सिक्कों की दुकान हुआ करती थी, जहाँ तलवारें और करपाएं वगैरह बिका करती थीं। खुफिया पुलिस वाले ने मेरा बाजू पकड़ रखा था। अपना दूसरा हाथ, जिसमें पिस्तौल था, उसने सदरी की जेब में डाला हुआ था। मैंने गहरे गहरे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए और दिल में खुदा से कहा, मेरे मौला, इस वक्त मेरी मदद फरमा। मैं तेरे दीन के रास्ते पर जिहाद करने निकला हूँ, मुझे इन काफिरों के हाथों मरने से बचा ले। मेरा भी भरपूर शबाब का ज़माना था। मेरा कद काठ भी बड़ा मजबूत था। बदन में जवान खून और इस्लाम का जोश व जज्बा मौजन था। गहरे सांस लेने से मेरे खून में ऑक्सीजन शामिल हो गई थी। जैसे ही मैं चौक में पहुंचा, मैंने एक ही झटके से अपने आप को काफिर पुलिस वाले से छुड़ाया और रामबाग की तरफ जाने वाले तवाइफों के बाजार में अंधाधुंध भाग उठा। मुझे यकीन था कि बाजार में रश है, खुफिया पुलिस वाला मेरे पीछे ज़रूर भागेगा, मगर गोली फायर नहीं करेगा। और ऐसा ही हुआ। मेरे पीछे कोई फायर न हुआ। शोर ज़रूर उठा, पकड़ लो पाकिस्तानी जासूस को, पकड़ लो। खुफिया पुलिस वाला चिल्लाता हुआ मेरे पीछे भाग रहा था, मगर मेरे अंदर कोई ऐसी ताकत आ गई थी कि 1-2 आदमियों ने मुझे पकड़ने की कोशिश भी की, मगर मैं उन्हें गिरा के आगे निकल गया। लेकिन यह बात मैं जानता था कि जहाँ सारा शहर मेरा मुखालिफ हो, वहाँ ज़्यादा देर तक मैं भाग नहीं सकता। मुझे फ़ौरन किसी जगह छुप जाने या जल देकर किसी दूसरी तरफ निकल जाने की ज़रूरत थी।